अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक और मैं हूं आयशा खालिद। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल बड़ाइच। दुनिया में हर मजहब इंसानियत का दर्ज देता है, लेकिन हुर्मत रसूल के नाम पर कल एहतजाज की जो पुरतशद्दुद सूरत हाल देखने में आई, उस पर आज बात करेंगे। सुहेल साहब, मजहबी जज्बात का इस तरह से इजहार, क्या ये सब रोका नहीं जा सकता था? मेरा ख्याल है कि ये कहना तो आसान है, करना मुश्किल है। स्टेट क्राफ्ट जो होता है ना, रियासत को चलाने का फन, उसमें पाकिस्तान में हमेशा से ये तय है कि जब मजहबी जज्बात भड़कें तो स्टेट आगे से रद्द अमल जाहिर नहीं करती, और अगर वो कभी रद्द अमल जाहिर करे, माजी में जब भी ऐसी मिसाल आई, तो उससे लोग मुश्तइल होते हैं। और मैं ये समझता हूं कि कल स्टेट ने जो किया उसकी वजह से कम नुकसान हुआ, और अगर रद्द अमल जाहिर किया जाता लोग और मुश्तइल होते और उससे और नुकसान होता। स्टेट क्राफ्ट यही है कि जो लोगों के मुश्तइल जज्बात हैं उनको ठंडा किया जाए। हाँ, ये अलग बात है कि उन मुश्तइल लोगों के जज्बात अपने ही पाकिस्तानी भाइयों की दुकानों के ऊपर निकलें या उनकी गाड़ियों के ऊपर निकलें, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। एहतजाज के लिए एक पूरे दिन को जो है करार दे देना, क्या ये जायज रहा आपकी नजर में? मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छा, राजा परवेज अशरफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको बजाय इसके कि पहले मजहबी जमातें या शिद्दत पसंद जो थे वो इस नारे को लेकर चल रहे थे, वजीर आजम ने क्या किया है, हुकूमत ने क्या किया है, उन्होंने वो तमाम मुतालबात जो किए जा रहे थे कि यूट्यूब बंद की जाए, अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया जाए, अमरीकी नाज़मुल अमूर को तलब किया जाए, ये सब कुछ कर दिया। और अब कहने को कुछ नहीं रह गया कि हुकूमत पाकिस्तान के बस में जो कुछ भी था वो उन्होंने कर दिया। तो एक तरह से सियासी हवाले से, मैं तो सिर्फ उसका सियासी नुक्ता नज़र से जायज़ा ले रहा हूँ, सियासी हवाले से उन्होंने मुस्बत तरीके से उसको डील करने की कोशिश की, और अगर वो इस तरह ना करते तो शायद इश्तियाल ज़्यादा फैलता, शायद रद्द अमल ज़्यादा होता। तो सर, थोड़ी ब्रॉडर सेंस में बात करते हैं। बताइएगा कि मजहब का मुस्लिम मुआशरों में कितना किरदार है? पहले तो आप ये जान लें कि मुसलमान जो हैं ये जज्बाती हैं बहुत। बाकी जो इस वक्त बाकी दुनिया में मज़ाहिब हैं उनकी निस्बत हम सब जज्बाती हैं, और इस हवाले से जब भी कोई क्राइसिस आता है, जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है, तो हम सब लोग रद्द अमल हमारा ज़्यादा तेज़ होता है और हम समझते हैं। और दूसरा, कुछ पिछली सदियों की ग़ुलामी की वजह से हम कंस्पिरेसी थ्योरीज के अंदर भी यकीन रखते हैं। हम समझते हैं कि सब हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, और चूंकि कई दफ़ा बहुत दफ़ा साजिशें हुई हैं, चाहे वो सल्तनत उस्मानिया हो और मुसलमान ममालिक के अंदर हो, तो इसलिए उस साजिशी थ्योरी जो है उसको खासी अहमियत हासिल है। लेकिन जब नॉर्मल हालात होते हैं तो फिर जो मजहबी जमातें हैं, जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, फिर इनकी परसेंटेज वाइज मुस्लिम माशरों में नुमाइंदगी कम हो जाती है, क्राइसिस के अंदर वो बहुत बढ़ जाती है। बैनुल-अक़वामी सतह पे सुहेल साहब बताइएगा, क्या समझते हैं आपके जो इस्लामी तहरीक चल रही है उनको किस हद तक कामयाब करार दिया जा सकता है? देखिए, इस वक्त 2-3 मिसालें तो हमारे सामने हैं। एक मिस्र में मोहम्मद मरसी साहब हैं, दूसरी तरफ तुर्की में तैयब अर्दगान साहब हैं। ये इस्लामी तहरीकों से आए, लेकिन अगर अब बगौर जायजा लिया जाए तो ये सिर्फ मजहबी जमातें नहीं रहीं, ना मोहम्मद मरसी साहब की इख्वानुल मुस्लिमीन और ना तैयब अर्दगान साहब की पार्टी, ये दोनों अब नेशनल पार्टीज बन चुकी हैं, जिसके अंदर हर तरह के मकतब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। जिस तरह के आपको मिसाल के तौर पे, जिस तरह मुस्लिम लीग है, जिस तरह पीपल्स पार्टी है, जिस तरह तहरीक इंसाफ है, यानी जिसके अंदर हर नुक्ता नज़र के लोग होते हैं, इसी तरह इख्वानुल मुस्लिमीन अब वो शिद्दत पसंद, इंतहा पसंद उस तरह की तंजीम नहीं है मिस्र के अंदर, वो उसके अंदर एक नेशनल आउटलुक है। इसी तरह तैयब अर्दगान साहब की जो तुर्की के अंदर पार्टी है उसकी भी नेशनल आउटलुक है। तो ये फर्क पड़ गया है जब उन्होंने शुरू किया था और अब जहां तक पहुंचे हैं, इसमें बहुत फर्क है। तो सर, पाकिस्तान की सियासी जमातों का नाम लिया, कुछ मजहबी जमातों के हवाले से बताइए कि उनका क्या किरदार रहा है? बड़े सगीर में इलेक्शन जो हैं 1937 से शुरू हुए, तो 1937 के इलेक्शन में बज़ाहिर कोई किरदार नहीं था मजहब का, लेकिन उसके बाद मसलन पंजाब के अंदर उस वक़्त की यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसकी हुकूमत आ गई, और उस यूनियनिस्ट पार्टी ने आके, मसलन शाही मस्जिद है, बादशाही मस्जिद, ये बंद पड़ी थी। इससे पहले आपको पता है सिखों का दौर था,
मस्जिद की हालत ख़राब थी, उन्होंने आके उसको रिवाइव किया, सेंटीमेंट, मुस्लिम सेंटीमेंट को उन्होंने एड्रेस किया। और 1946 का जो इलेक्शन हुआ उसमें मुस्लिम सेंटीमेंट, मजहबी सेंटीमेंट पूरी तरह बेदार हो चुका था। इसलिए पाकिस्तान के लिए जो मजहबी सेंटीमेंट है और मुआशी सेंटीमेंट है, इन दोनों की बहुत अहमियत थी। फिर आप उसके बाद 1951 का इलेक्शन आता है पाकिस्तान में, जो सिर्फ सूबाई इलेक्शन था, और उसके बाद बड़ा इलेक्शन जो था वो 1970 के अंदर आया। 1970 का जो इलेक्शन था जिसमें पीपल्स पार्टी जीती मगरबी पाकिस्तान में और मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग जीती, उसमें मजहबी जमातों ने बहुत बड़े बड़े जुलूस निकाले। शौकत इस्लाम का जुलूस बहुत मशहूर था, लेकिन इलेक्शन में रिजल्ट्स कोई बहुत खातर खाना दे सके। जेयूपी थी, जेयूपी ने सीटें ली, 7 सीटें ली, जमात इस्लामी ने 4 सीटें ली और जमीयत उलमा इस्लाम ने 7 सीटें ली। ये थी उनकी टोटल परफॉर्मेंस कुल 300 सीटों में से, जो 6% बनती हैं। तो बुनियादी बात यह है कि कोई प्रेशर ग्रुप के तौर पर मजहबी जमातें मौजूद रहीं। इसी तरह 1973 का जो आइन था उसमें भी उन्होंने अपना पूरा रोल अदा किया। फिर उसके बाद आप आ जाए 1970, वो तो आपको पता है PNA थी, जिसमें मुस्लिम लीग भी थी कौमी जमात के तौर पे और मजहबी जमातें भी थीं। तो ये सब मिलके इन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया और बड़ी मजबूत तहरीक भी चलाई। 36 सीटें इन्होंने ली 1970 की तहरीक में, जो तकरीबन 18% बनती हैं। तो उस वक़्त लेकिन ये सब का इत्तेहाद था। फिर 1985 गैर जमाती इलेक्शन था, उसमें कई उलमा भी आए, सियासतदान भी आए। 1988 में फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बन गया, जिसमें फिर कौमी जमातें भी थीं, मजहबी जमातें भी थीं। और उस वक़्त अगर चलें फ़र्ज़ कर लें पीपल्स पार्टी के एज अगेंस्ट उनको इकट्ठा तस्वर किया जाए तो वो 30% सीटें थी, लेकिन उसमें मजहबी जमातों की सीटें बहुत कम थी। फिर 1990 में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जीता, 55% सीटें ली, लेकिन फिर मजहबी जमातों का रोल बड़ा कम था। 1997 में जमीयत उल इस्लाम ने 2 सीटें ली, 1% से भी कम उनकी नुमाइंदगी रही मजहबी जमातों की। 2002 में फिर अफगानिस्तान का वाक़या हो चुका था, 9/11 हो चुका था, तो खैबर पख्तूनख्वा में ये जज्बात बहुत उभरे और उस वक़्त 68 सीटें जो हैं मुत्तहिदा मजलिस, 63 सीटें मुत्तहिदा मजलिस अमले ने ली और 19% परफॉर्मेंस जो थी इनकी रही। ये मेरा ख्याल है द बेस्ट परफॉर्मेंस अब तक जो थी 2002 में रही। और फिर 2008 में फिर कम हो गई और टोटल 7 सीटें ली गई। तो ये है इनका टोटल, अगर पूरा जायजा लिया जाए तो कभी भी 18%, 19% से जायद सीटें नहीं ली गई। और आम तौर पे अगर आम नॉर्मल हालात हों 2 से 5% मजहबी जमातें जो हैं वो सीटें लेती हैं। सुहेल साहब, मजहबी जज्बात के किरदार पर कुछ और भी बात करेंगे, फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सुहेल साहब, एक आम तासुर देखा गया है कि इस्लामी मुमालिक में डिक्टेटर्स जो हैं वो मजहबी जज्बात को उभारते हैं। देखिए, मैकियावेली जो रहा है सियासत का, जिसको कहते हैं कि उससे लोगों ने सियासत सीखी है, और आम तौर पे वो सियासत के वो तरीके बताता है जिससे कि आप अपने इक़्तिदार को तूल दे सकते हैं और वो कोई मकबूल ना भी हो फिर भी तूल दे सकते हैं। तो डिक्टेटर्स आमतौर पर ये करते हैं कि मज़हब का सहारा लेते हैं, सदियों से ऐसा ही होता रहा है। और मैं आपको मिस्र की मिसाल दूं कि मिस्र में हुस्नी मुबारक जो थे वो कोई इस तरह के नहीं थे जिस तरह के यहाँ पाकिस्तान में तासुर है। मसलन उन्होंने एक पूरा चैनल जो था हर वक्त वहाँ कुरान पाक की तिलावत होती थी। अरबी कारी जो हैं उन्होंने, मिस्री कारी जो हैं वो दुनिया भर में भेजे और उनके वज़ाइफ दिए, लेकिन इशू ये नहीं था। वो सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि किस तरह से मजहबी तबकात को मिस्र में उन्होंने खुश करना है और इससे उनके इक़्तिदार को तूल मिलता था। इसी तरह आप पाकिस्तान में मिसाल है कि जनरल ज़ियाउल हक थे, उन्होंने इसी तरह किया कि उन्होंने पूरा एक जो मजहबी तबका था उसके साथ तल्लुकात बढ़ाए, उनके साथ उनको इक़्तिदार में हिस्सा दिया, उनके साथ ऐसे लगता था कि जैसे वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, तो उससे उनके इक़्तिदार को तूल मिला। तो ये तरीका होता है डिक्टेटर्स का, उनको मजहब से एज सच दिलचस्पी हो या ना हो,
उनको अपने इक़्तिदार से दिलचस्पी होती है, जिसके लिए वो मजहबी तबकात को और मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करते हैं। सोहेल साहब, ये डिक्टेटर्स की बात तो होगी, बताएगा कि मजहब के किरदार ने कौमी सियासी जमातों पर कितना असर डाला है? बहुत ज़्यादा। अगर पाकिस्तान में आप देखें तो मैं तो हैरान हो जाता हूं कि हमारे यहाँ एज ए प्रेशर ग्रुप मजहबी जमातों ने पाकिस्तान की सियासी जमातों को मुकम्मल तब्दील करके रख दिया है। मसलन आज की मुस्लिम लीग जो है, ये 1950 की जो मुस्लिम लीग है उसके नज़रियात उससे टोटली मुख्तलिफ हैं। अगर आप मुमताज़ दौलताना देखें, अगर आप शौकत हयात देखें, अगर आप उस वक़्त की क़यादत देखें, तो वो बहुत लिबरल और वो समझते थे कि पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो मुआशी वजह से जो है क़याम पाकिस्तान का आया। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूं कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में और फिर उसके अदवार में जो है मुस्लिम लीग के अंदर बहुत मजहबी जज्बात को ख़ास अहमियत मिली और पूरी सोसाइटी के अंदर प्रेशर ग्रुप के तौर पर मजहबी जमातों ने सियासी जमातों को भी बदला। मसलन जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, वो सोशलिस्ट लीडर थे, वो अवामी लीडर थे, 1970 के इंतखाबात में जीते, लेकिन वो मुस्लिम मुआशरों के दूसरे सोशलिस्ट लीडरों से मुख्तलिफ थे। वो इस तरह कि उनके जो 4 स्लोगन थे उनके अंदर सोशलिज्म हमारी मईशत है लिखा था, तो साथ में भी ये लिखा था कि इस्लाम हमारा मजहब है। तो उन्होंने साथ साथ चलाया, इस्लामी मईशत का नारा दिया। इसी तरह आप देखें मुस्लिम लीग, इसी तरह आप तहरीक इंसाफ देखें। अब अगर आप मुझसे पूछें कि पाकिस्तान में मजहबी जमातों को वोट क्यों नहीं मिलता, अब सवाल यह है कि मजहबी जमातों के नज़रियात और सियासी जमातों के नज़रियात में फ़र्क कहाँ है? एक ही तरह के नज़रियात हैं। मसलन मजहबी जमातें अमेरिका मुखालिफ, मजहबी जमातें इंडिया के साथ दोस्ती के मुखालिफ, अफगानिस्तान के साथ उनके ख़ास नज़रियात हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या कर रही है? पीपल्स पार्टी ने कितना उसको चेंज करने की कोशिश की। आप मुझे बताएं कि तहरीक इंसाफ के नज़रियात उनसे कहाँ मुख्तलिफ हैं? तो यूं समझे कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं उन्होंने मजहबी प्रेशर को महसूस करते हुए अपनी पॉलिसियां भी बदली हैं और उनके मुताबिक अपने आप को बनाया। तो ऐसा कुछ और अहम सवालों पर भी आपका तज्जिया जानेंगे। फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सोहेल साहब, कौमी सियासी जमातों पर मजहब का क्या किरदार जो है वो किस हद तक रहा है, आपने बताएगा कि पीपल्स पार्टी की बात करें, क्या उन्होंने भी अपने सेक्युलर नजरियात पर समझौता कर लिया? देखिए, सबसे ज्यादा सेकुलर तो पीपल्स पार्टी है अगर सियासी जमातों, या एएनपी है। अब एमक्यूएम भी बड़ी वाज़ेह तौर पर सेकुलर है, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर मैं समझता हूं कि 2 मुखालिफ सोचें इस वक्त चल रही हैं। एक तो बिलावल जरदारी अपने सेकुलर नज़रियात का इजहार करते हैं, दूसरी तरफ आसिफ जरदारी जो है वो एक अमलियत पसंद सदर हैं जो कोशिश करते हैं कि मैं ऐसे भी ना लगूं कि दूसरे जो मजहबी तबकात हैं उनके खिलाफ हूं। तो वो कोई ना कोई ऐसी राह निकालते रहते हैं कि जिससे ऐसा तासुर ना मिले कि वो सिर्फ और सिर्फ सेकुलर हैं और मजहबी जो तबकात हैं उनके खिलाफ चल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, वैसे पाकिस्तान में मिस्र और तुर्की जैसा इनकलाब आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। मिस्र और तुर्की में कैसे इनकलाब आए हैं? कोई खूनी इनकलाब नहीं आए, वहां इलेक्शन हुए हैं। और पाकिस्तान में तो इनसे बहुत पहले इलेक्शन हो रहे हैं, फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, और इस दफा फिर इलेक्शन होंगे। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, इलेक्शन ही होंगे। कुछ सियासी खबरों की तरफ आते हैं। अहमद रजा मानिका को आपने फुटबॉल करार दिया था, कोई नाराजगी तो नहीं होगी? तो प्यार से कहा था, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, जो जितने इलेक्टेबल्स हैं ना, कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर्स हैं, उनको हर सियासी जमात इस वक्त खींच रही है। नून की ख्वाहिश है कि वो उनकी तरफ आ जाएं, काफ की ख्वाहिश है उनकी तरफ आ जाएं, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ भी चाहती हैं कि उनके पास अच्छे कैंडिडेट हों। तो इसलिए ये खींचातानी जारी रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे एक जमात में, और कोई इलेक्शन से पहले कोई हर्ज नहीं है। सियासी जो सियासतदान है वो एक दूसरे में अगर कैंडिडेट आते हैं तो ये सारी दुनिया में चलता है। आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते चले, बताएं कौन से अहम कैंडिडेट इस वक्त कहाँ गए हैं, कुछ सियासी तब्दीलियों के हवाले? देखिए जी, इस वक्त बड़ा कुछ होने वाला है। अभी तहरीक इंसाफ से बहुत से लोग गए हैं नून में, और तहरीक इंसाफ का रद्द अमल ये है, ठीक है उनका रद्द अमल, वो कहते हैं कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास 2-2, 3-3 कैंडिडेट हर हल्के में हैं और उनके लिए आसानी हो जाएगी कि वो जब चले जाएंगे। लेकिन नुकसान भी होगा
کہ جب ایک کینڈیڈیٹ آپ کے پاس چلا جائے گا تو وہ کچھ نہ کچھ ووٹ بھی اپنے لے جائے گا جو اس کے ذاتی ووٹ ہیں. تو بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. مثلا پنڈی سے ایک بہت اہم امیدوار جو ہیں ان کی خبر آ رہی ہے کہ وہ نون کی بجائے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. دیکھیں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. نام نہیں بتائیں گے. نہیں, نام سامنے آئے گا, پھر برا لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس رائے بدل لیں کل کو. گجرات سے بھی کوئی اہم خبر ہے؟ گجرات سے بڑی ایک حیران کن خبر ہے. مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ ایک بہت بڑے رہنما ایک پارٹی کے ان کی ایک دوسری پارٹی سے بات چیت چل رہی ہے. صحیح. اور اگر یہ ہوا تو یہ سب سے حیران کن واقعہ ہوگا, کیونکہ وہ خاندان کئی سالوں سے 1967 سے جو ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے. اس کا مطلب کوئی بڑے رہنما ہی ہیں. بڑے رہنما. اٹک سے بتائیں, اٹک سے بھی کوئی سیاسی شخصیت کہیں جا رہی ہے؟ اٹک سے بھی چل رہی ہے بات چیت. میں بہت ساری خبریں ہیں لیکن بڑا ڈر یوں لگتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ وہ جانے والا ہے اور اس کے کیریئر پہ نقصان ہو. میں اس چیز کا قائل نہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آج کل بہت سیاسی ورکنگ ہو رہی ہے. نور بھی بہت کر رہی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی شروع کی ہوئی ہے آج کل, وہ بھی کینڈیڈیٹس کی تلاش میں ہے. کاف بھی کر رہی ہے. تحریک انصاف تھوڑی سلو ہے لیکن انہیں بھی تیز کرنا چاہیے. الیکشن جلدی کروائیں آپ نے, اور اگر انہوں نے الیکشن کروا لیے تو وہ مورل ہائی گراؤنڈ میں سب سے اوپر چلے جائیں گے. اچھا سہیل صاحب, وزیر آباد کا حلقہ ہے N101, اس میں اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہے, اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. یہ واقعی حلقہ بڑا دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا. وجہ کیا ہے کہ احمد ناصر چٹھا ہم خیال گروپ کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ اتحاد میں چلے گئے ہیں. اب وہاں پہلے سے نون لیگ کے ایک امیدوار جو ہے وہ جیتے ہوئے ہیں, جسٹس افتخار چیمہ صاحب. اب نون لیگ کے لیے مسئلہ ہوگا کس کو ٹکٹ دیں. مجھے اطلاع یہ ملی ہے کہ احمد ناصر چٹھا سے وعدہ ہوا ہے کہ ان کو ٹکٹ ملے گا. اب افتخار چیمہ صاحب کہاں جائیں گے, یہ بھی مسئلہ ہے. پھر ہمارے دوست ہیں شاہ نواز چیمہ صاحب, بڑی لمبی انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی رفاقت رہی لیکن وہ تحریک انصاف میں چلے گئے. اب غلام سرور چیمہ صاحب پہلے پیپلز پارٹی کے وزیر بھی ہوتے تھے, وہ بھی تحریک انصاف میں ہیں, وہ بھی ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. شاہ نواز چیمہ صاحب بھی لینا چاہتے ہیں. اب دیکھیں دونوں پرانے پیپلز پارٹی والوں میں سے کس سے ایک کو ملے گا, یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. اور پھر جو ہے کاف لیگ کے امیدوار ہیں ساجد چٹھا صاحب, وہ پہلے بیوروکریٹ تھے, وہ بھی اس دفعہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. تو بڑا ایک دلچسپ یہ حلقہ ہوگا. سہیل صاحب, کافی انٹرسٹنگ صورتحال آپ نے بتائی. یہ بتائیے گا کہ آج کتاب کون سی لائیں ہمارے؟ آج ذرا مختلف قسم کی کتاب, اردو کی کتاب لایا ہوں. یہ سیکولرزم, مباحث اور مغالطے. یہ ہمارے ایک دوست نے بھجوائی ہے. طارق جان ویسے اس کے رائٹر ہیں, اور انہوں نے بہت سارے جو سیکولرزم کے حوالے سے ایشو اٹھائے جاتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر جو تھا اس نے یہ ظلم کیے, اور باقی جو بہت سارے ہسٹورینز نے سوال اٹھائے ہیں, انہوں نے ان کے جواب دینے کی کوشش کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جواب کا پھر جواب آئے گا. تو یہ ایک مباحثے کا آغاز ہوا ہے. ٹھیک ہے سہیل صاحب, کتاب کا بھی ذکر ہو گیا, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے اپڈیٹ کرتے رہیے mm@geo.tv پر. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.